गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम वसंत का 11वां पाठ पढ़ेंगे। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इस पाठ में जो लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी, उन्होंने भारतीय सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई, भारतीय सिनेमा का इतिहास क्या था आदि के बारे में हमको बताया है। इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि सिनेमा का प्रारंभिक रूप कैसा था और सबसे पहले जो बोलती हुई फिल्म थी वो कौन थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बोलती हुई फिल्में तो सभी हैं, तो क्या उससे पहले क्या बिना बोलने वाली फिल्में होती थीं? तो बिल्कुल, जब बोलने वाली फिल्म आई उसके पहले ऐसी फिल्में आती थीं जो मूक फिल्में होती थीं, जिसमें कलाकार बोलते नहीं थे, केवल अपने अभिनय के दम पर, अपने अभिनय के द्वारा ही लोगों का मनोरंजन करते थे और अपने मनोभावों को प्रदर्शित करते थे। लेकिन जब सबसे पहले बोलने वाली फिल्म आई तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई। फिल्मों के मानक बदल गए, कलाकारों के मानक बदल गए, उनकी योग्यताओं के मानक बदल गए, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ। तो आइए देखते हैं कि बोलने वाली फिल्में और उससे पहले की फिल्में, उन दोनों में क्या अंतर था, और जो बोलने वाली सबसे पहली फिल्म थी वो कौन थी, उसका क्या इतिहास है। आइए सारी चीज़ें इस पाठ में जानते हैं। देखिए, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। ये किसके बारे में कहा गया? देश की पहली सवाक मतलब बोलती हुई फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च सन 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। तो बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि जो पहली सवाक फिल्म थी, बोलती फिल्म थी, उसका नाम था आलम आरा, और ये कब बनी थी, कब प्रदर्शित हुई थी भारतीय सिनेमा में? ये सन 1931 की तारीख 14 मार्च को। और उसी के बारे में लिखा गया कि उसमें कुल कितने कलाकार थे? 78 कलाकार थे, और उन सब को ऐसे दर्शाया गया जैसे मुर्दा इंसान होता है तो बोलता नहीं है, लेकिन उसमें चित्र में जो होते हैं मुर्दा ही दिखते हैं, कहने का मतलब निर्जीव दिखते हैं, लेकिन वहाँ पर वो सारे सजीव दिख रहे हैं, सिनेमा में बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं। ये सारी बातें उस फिल्म के बारे में लिखा गया था। और आप जानते हैं कि वो दौर किनका था? मूक सिनेमा का था, और लोकप्रियता के शिखर पर था, यानी बहुत लोग पसंद करते थे उनको। फिर देखते हैं क्या मूक फिल्मों की जगह बोलती फिल्मों को लोग महत्व देंगे या नहीं। आइए जानते हैं। पहली बोलती फिल्म आलम आरा। बनाने वाले फिल्मकार थे आरदेशिर एम ईरानी। हाँ, ये फिल्मकार का नाम है आरदेशिर एम ईरानी, याद रखिएगा। आरदेशिर ने सन 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। देखिए, शो बोट फिल्म देखी थी उन्होंने हॉलीवुड की, और उसी को देख करके उनके मन में विचार आया कि हम भी क्यों ना एक बोलती हुई फिल्म बनाएं। और कब देखी थी उन्होंने? 1929 में। उसके बाद अब जब फिल्म तो देख करके उनके मन में आया कि फिल्म बनाए, लेकिन फिल्म की कहानी कहाँ मिले? तो उस समय क्या है कि चारों तरफ लोग नाटक बहुत देखा करते थे, नाटकों का बड़ा रंगमंच पर चित्रण हुआ करता था। तो इन्होंने भी एक नाटक देखा। कौन सा था? पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई, स्टोरी जिसको आप बोलते हैं। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए।
एक इंटरव्यू में आरदेशिर ने उस वक्त कहा था। बच्चों आपने देखा इनको पटकथा कहाँ से मिली? पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक से। और आरदेशिर ने उस वक्त क्या कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। आरदेशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य कौन कौन से थे? तबला था, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया था। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहले गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो बच्चों आपने जाना कि ये जो पहली फिल्म थी तो इसमें ना तो कोई गीतकार था, ना कोई संगीतकार था, ना कोई पटकथा लेखक था। ये सब किन्होंने किया था? आरदेशिर ने स्वयं किया था। स्वयं उन्होंने धुनें चुनी थी, स्वयं गीत लिखे थे, स्वयं पटकथा लिखी थी। और हाँ, वाद्य यंत्र बजाने वाले थे उनके पास कितने? 3, तबला बजाने वाले, हारमोनियम बजाने वाले और वायलिन बजाने वाले। इसीलिए उसमें किसी स्वतंत्र गीतकार, संगीतकार आदि का नाम नहीं डाला गया। हाँ, उस फिल्म के जो पहले गायक थे, पार्श्व गायक, बैकग्राउंड सिंगर जिनको आप बोलते हैं, उनका नाम था W.M. खान। और पहला गीत ये जो आप देख रहे हैं, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे। तो ये था पहली फिल्म के पहले संगीतकार, गीतकार, पटकथा लेखक और गायक की बात। आगे जानते हैं। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी और यहीं से प्रकाश प्रणाली जो बनी, जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बन गई। बच्चों आजकल जो भी फिल्में बनती हैं तो उन फिल्मों के लिए सबसे ज़रूरी तत्व होता है, ज़रूरी चीज़ होती है प्रकाश का प्रयोग करना। बड़े बड़े हाइलोजन्स लगाए जाते हैं चेहरे पर ताकि व्यक्ति का कलर जो है खुला हुआ नज़र आए, थोड़ा सा साफ नज़र आए। आप लोगों ने बच्चों देखा होगा जब आप फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं किसी स्टूडियो में तो वहाँ भी आपके चेहरे पर बड़ी बड़ी लाइटें लगा दी जाती हैं चेहरे की ओर, ताकि आपके चेहरे में अंधेरा न दिखे और आपकी फ़ोटो साफ आए। और ये शुरुआत कैसे हुई थी? हुआ ये था कि जो पहले मूक फिल्में हुआ करती थीं उनमें ध्वनि तो होती नहीं थी, तो दिन में ही उनकी शूटिंग हो जाया करती थी, कोई समस्या नहीं आती थी। लेकिन बच्चों आप जानते हैं दिन में विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आती रहती हैं, है ना, कहीं जानवरों की आवाज़ें, कहीं लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें, कहीं मोटर गाड़ी की आवाज़ें, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें आती रहती हैं। तो जब ये बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो जब दिन में शूटिंग करते थे तो विभिन्न प्रकार की आवाज़ें उस शूटिंग में रिकॉर्ड हो जाती थी, जिससे उनकी शूटिंग प्रभावित होती थी। इसलिए फिल्मकारों ने निर्णय लिया था कि इनकी शूटिंग रात को की जाए। अब जब रात में करेंगे तो प्रकाश की आवश्यकता होगी और प्रकाश की आवश्यकता वहीं से शुरू हो गई और बाद में यह एक परंपरा बन गई। कृत्रिम प्रकाश जिसको आप बोल सकते हैं, ये आर्टिफिशियल लाइट, बनावटी, है ना, जैसे बिजली का प्रकाश। आगे क्या हुआ? आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, आरदेशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। सवाक मतलब बोलती हुई फिल्में। तो आरदेशिर ईरानी की कंपनी ने दोनों तरह की फिल्में बनाई, करीब 150 फिल्में मूक और लगभग 100 फिल्में सवाक बनाई। और सबसे खास बात, इसमें कई स्टार और तकनीशियन मिल गए जो भविष्य में भारतीय सिनेमा में जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। ये देखिए उस समय ये जो आलम आरा फिल्म थी उसका ये प्रमाण पत्र है, ये आप देख रहे होंगे इसमें। आगे देखते हैं। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू की मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें
गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे फिल्म की। ये आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फैंटेसी का मतलब एक चमक धमक वाली फिल्म, उस कहानी में कोई खास गहराई नहीं थी, बस एक प्रकार का मनोरंजन था, साधारण मनोरंजन एक तरीके का प्रयोग था। इसे फैंटेसी आप कह सकते हैं, हल्के फुल्का जो सतही मनोरंजन होता है उसको फैंटेसी आप बोल सकते हैं। और भाषा क्या थी उसकी? हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा। तो हिंदुस्तानी भाषा उसको बोलते हैं जिसमें लोग हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं। जो सामान्य बोलचाल की भाषा है वही सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग इस फिल्म में किया गया था। आगे जानते हैं फिल्म की नायिका का क्या नाम था। फिल्म की नायिका थी जुबैदा, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। तो देखिए क्या कहानी थी। नायिका कौन थी? जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। लेकिन और विट्ठल को क्यों लिया गया था? क्योंकि उस जमाने के वो सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। पारिश्रमिक का मतलब होता है सैलरी, आप बोल सकते हो, ठीक है, मेहनताना। तो सबसे ज़्यादा फीस लिया करते थे वो विट्ठल, और सबसे ज़्यादा फीस उसी को मिलती है जो सबसे अच्छा कलाकार होगा, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होगा। और विट्ठल आप जानते हैं कि उस समय के अगर नायक थे तो कैसे नायक रहे होंगे? विट्ठल मूक फिल्मों के नायक रहे होंगे, क्योंकि तब बोलती फिल्में तो थी ही नहीं, तो मूक फिल्मों के नायक थे। मूक फिल्मों में बोलने की आवश्यकता होती नहीं है। तो विट्ठल के साथ एक समस्या थी कि उनको उर्दू बोलनी नहीं आती थी, और इसी वजह से उनको फिल्म से हटा दिया गया। लेकिन उन्होंने मुकदमा कर दिया फिल्म कंपनी के खिलाफ, और अंततः उनकी जीत हुई या हार हुई ये तो हम बाद में पता करेंगे। लेकिन उनकी जगह किनको हटाकर रखा गया था फिल्म में? महबूब को, क्योंकि उनकी उर्दू अच्छी थी। लेकिन ये काम कर पाए कि नहीं कर पाए वो हम अभी जानते हैं। तो विट्ठल नाराज होकर के अपना हक पाने के लिए केस किया, और वो केस उन्होंने किसको दिया था जानते हैं आप? देखते हैं। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे, जो आगे चलकर फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। स्तंभ यानी आधार बने। इसमें थोड़ा सा जानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आपने बच्चों सुना होगा। जो पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है उसमें सबसे बड़ी भूमिका मोहम्मद अली जिन्ना की थी। इन्होंने ही पाकिस्तान के रूप में एक अलग मुस्लिम देश की मांग रखी थी, और इन्हीं मोहम्मद अली जिन्ना ने किनका केस लड़ा था? विट्ठल का, और जीत हुई थी क्योंकि ये वकील थे। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि पहली फिल्म के नायक कौन थे? विट्ठल, क्योंकि मुकदमा जीत गए थे, पहली फिल्म के नायक बने थे। और बाद में फिर मराठी और हिंदी फिल्मों में भी लंबे समय तक नायक बने, और स्टंटमैन के रूप में भी कार्य करते रहे। अच्छा, इस फिल्म के और भी कलाकार थे। हमने जाना था कितने कलाकार थे? 78। उन 78 कलाकारों में एक कौन थे? पृथ्वीराज कपूर भी थे। पृथ्वीराज कपूर का नाम आपने सुना होगा। इनके जो बेटे थे राज कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर, उनको सभी जानते हैं। फिर उनकी भी फैमिली हुई, जैसे राज कपूर के बेटे का क्या नाम था? ऋषि कपूर, रणधीर कपूर। फिर इसी कपूर फैमिली के बहुत सारे अन्य कलाकार आज भी फिल्मों में काम कर रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। यह फिल्म सन 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली, और भीड़ इतनी उमड़ती थी
कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। तो बच्चों आप देखिए, ये फिल्म सबसे पहले कहाँ पर प्रदर्शित हुई थी? मैजेस्टिक सिनेमा हॉल था मुंबई में, जो 14 मार्च सन 1931 को प्रदर्शित होना शुरू हुई थी और लगातार 8 सप्ताह तक हाउसफुल चलती रही। और भीड़ इतनी होती थी कि आपने देखा ही, पुलिस को बहुत मुश्किल हुआ था। समीक्षक, जो फिल्म समीक्षक होते हैं, जो बताते हैं कि फिल्म अच्छी है बुरी है क्या है, उन्होंने इस फिल्म को एक साधारण फिल्म बताया था, भड़कीली फैंटेसी, जो केवल और केवल एक तरीके से लोगों का मनोरंजन करने के लिए आई है। साधारण मनोरंजन, गंभीर मनोरंजन नहीं, या कहा जाए लोगों की भावनाओं का और चरित्र का कोई खास विकास करना उसका उद्देश्य नहीं था, बस एक सामान्य सा मनोरंजन। लेकिन फिर भी एक पहली फिल्म होने के कारण लोगों ने उसे देखा और अनोखा अनुभव था इस तरह से बोलती हुई फिल्म देखना। तो इसी अनुभव को प्राप्त करने के लोग जाते रहे। और फिल्म कहा गया 10,000 फीट लंबी थी। तो आप सोचते रहे होंगे 10,000 फीट क्या होता है, फिल्म लंबी कैसी होती है? तो उस समय फिल्म रील में बना करती थी, जैसे कि अभी हमने उसमें डीपी में बना के रखा है। तो एक रील में रहती थी और वो गोले में लपेटी रहती थी, एक रस्सी की तरह आप बोल सकते हो। तो वो थी 10,000 फीट लंबाई थी उसकी, और 4 महीनों की कड़ी मेहनत से इसको तैयार किया गया था। बच्चों इस फिल्म के से संबंधित और भी बहुत सारी बातें हैं, और इस फिल्म के से संबंधित प्रश्न और उत्तर भी हैं। तो हम इसको आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ताकि अच्छी तरह से इसके प्रश्नों की हम व्याख्या कर सकें। तो इस फिल्म को हम अगले वीडियो में इस लेसन को हम अगली वीडियो में समाप्त करेंगे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।